ये आपकी क्लास जो है हिंदी रिवीजन की क्लास होने वाली है और हम रिवीजन करेंगे हिंदी के उन सारे प्रश्नों को जो आने के हमारे पास प्रबल संभावनाएं हैं, प्रबल उसके दावे हैं कि वो आ सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपने रिवीजन के पहले गद्यांश की, और गद्यांश आधारित और काव्यांश आधारित हम प्रश्न यहाँ पे करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने गद्यांश को, और हमेशा की तरह गद्यांश को पढ़ के ही करेंगे, क्योंकि पढ़ने के बाद जो होते हैं क्वेश्चन आसान हो जाते हैं और उन आसान क्वेश्चनों को करने में बहुत मज़ा आता है। तो दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज, क्या दिया है, राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप में सभी परिचित हैं। इस स्वरूप के पीछे छिपे अर्थ को समझना भी जरूरी है। 3 रंगों वाले राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया। देखिए प्रश्न यहीं से बनते हैं, जैसे आपसे पूछेगा सबसे ऊपर कौन सा रंग है, केसरिया, बीच में कौन सा है, श्वेत, और सबसे नीचे कौन सा है, हरा। अब पूछ दिया आपसे केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो साहस और बलिदान का। श्वेत रंग, ये श्वेत की जगह श्वेत हो जाएगा, ठीक है, इसको श्वेत कर लीजिएगा। श्वेत रंग शांति और सच्चाई का परिचालक है। हरा रंग संपन्नता और खुशहाली का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ देखिए ये दिया है कि श्वेत रंग की पट्टी, यहाँ श्वेत नहीं होगा, यहाँ श्वेत रंग की पट्टी हो जाएगा। श्वेत रंग की पट्टी पर गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना है। क्या है, गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना है। नए नियमों के अनुसार झंडे को दिन रात यानी 24 घंटे फहराया जा सकता है। ये देखिए आपसे प्रश्न जरूर पूछेगा कि आपको झंडे कितने समय तक फहरा सकते हैं आप। और ये मैं बता दूं कि जो भी इस क्लास पे रेगुलर रहे हों इस चैनल पे, तो ये जरूर ये क्वेश्चन किए होंगे। तो मैं आज उम्मीद करता हूँ आपसे, जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया, तो आप उसका आंसर जल्दी बोल के और अपने क्वेश्चन को आगे स्किप करेंगे। दिया कि पहले राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता है, यानी कि नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराया। फिर से समझिएगा, यानी कि नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराया जाता है ध्वजारोहण। लेकिन जब तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है और उसे खोलकर पूरा फहराया जाता है, तो इसे झंडा फहराना कहते हैं, ना कि ध्वजारोहण। नियमों के अनुसार झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। झंडे का आकार कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। और इस प्रश्न से पहले मैं आप सभी से कहूँगा, जो भी लोग चैनल पे नए हो या पहली बार आए हों, वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है इन सारे क्लासेस को तैयार करने के लिए और फिर आपके समक्ष लाने के लिए। तो पहला जो प्रश्न है, देखिए क्या दिया है कि नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा होना चाहिए। हम देखिए सबसे आखिरी लाइन जो पढ़ रहे थे, क्या होना चाहिए, नियमों के अनुसार झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। तो कहाँ आयताकार आपको दिया है, देखिए आयताकार आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह सी जो है आपका, थोड़ा सी भी ऊपर हो गया है, लेकिन सी आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में बनाए गए नियमों में क्या परिवर्तन आया है। तो अभी देखिए राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में बनाए गए नियमों में क्या परिवर्तन आया है। तो अभी मैं ले चल रहा हूँ आपको कहाँ का, गद्यांश पे। और देखिए ज़रा, दिया कि यहाँ देखिए आप सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय तक ही फहराया जा सकता था, लेकिन कहाँ, देखिए यहाँ पे नए नियमों के अनुसार मैं कलर जो चेंज कर लगा हूँ तब आपको समझ में आएगा। नए नियमों के अनुसार झंडे को दिन रात यानी 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जाता था। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए, तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता है। कहाँ पे, राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में बनाए गए नियमों में क्या परिवर्तन आया है। तो आप देखिए दिन और रात फहराया जा सकता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका टिक करेंगे। कौन सा टिक करेंगे, सी वाला, दिन और रात दोनों फहराया जा सकता है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, जो हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न है। दिया कि राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग है। तो राष्ट्रीय ध्वज में आप सभी जानते हैं, ये देखिए श्वेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये श्वेत हो जाएगा। तो हरा, श्वेत, नीला, केसरिया। तो आप भी जानते हैं सबसे पहले हमारे ध्वजा में जो रंग भरा रहता है वो केसरिया भरा रहता है। क्या भरा रहता है, केसरिया। और इसको मैं यहाँ भी दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए सब कुछ लगभग इसमें दिया जाता है। दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, तो इस तरह देखिए, आप अगर थोड़ा सा भी करना जान रहे होंगे तो आप गद्यांश आधारित प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे, ये मुझे उम्मीद है। अब चौथा क्वेश्चन दिया है कि हरा रंग किसका परिचायक है। मैं फिर आपको लेके चल रहा हूँ गद्यांश पे, और गद्यांश पे जा देखिए हरा रंग किसका परिचायक है। देखिए यहाँ पे देखिए हरा रंग संपन्नता और खुशहाली का प्रतिनिधित्व करता है। किसका, हरा रंग संपन्नता और खुशहाली का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम अगले अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और किसका,
खुशहाली का और समृद्धि का, किसका करता है? खुशहाली और समृद्धि का। देखिए समृद्धि आपका बी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस तरह बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा 5वां नंबर का प्रश्न है। दिया कि ध्वजारोहण की क्या प्रक्रिया है? ध्वजारोहण की क्या प्रक्रिया है? तो ए है आपको कि ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना, और बी है खंभे पर बंधे ध्वज को खोलना, जो कि गलत है। ध्वजारोहण हमारा होता है कि ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। मैं इसको भी दिखाना चाहूँगा इस गद्यांश में। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे दिया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता है। ध्वजारोहण किया जाता है यानी कि नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना, ठीक है। लेकिन जब तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है तो उसे खोलकर पूरा फहराया जाता है। इसे झंडा फहराना कहते हैं, न कि ध्वजारोहण कहते हैं। तो ध्वजारोहण आपको समझ में आया होगा। क्या करते हैं? ध्वजारोहण जो है, ध्वजारोहण ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींच कर फहराना ही आपका सही इसका उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो 6वां प्रश्न है। दिया कि सूर्योदय का संधि विच्छेद है। तो सूर्योदय आप बताइए, सूर्यो प्लस उदय, सूर्या प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय या सूर्य प्लस उदय? तो क्या हो जाएगा? देखिए इसमें थोड़ी थोड़ी जो गलतियाँ, मतलब जो इसमें डिफरेंस है, यहाँ सूर्यो प्लस उदय है, यहाँ सूर्या प्लस उदय, यहाँ सूर्य प्लस उदय, यहाँ पे सूर्य प्लस बड़ा उदय, ठीक है। तो इस सारे ऑप्शन देखने के बाद हम चलेंगे अपने सही ऑप्शन की तरफ। होता क्या है? सूर्य प्लस उदय, यानी कि सूर्य और प्लस छोटा उदय, छोटा उ रहेगा फिर दय रहेगा, तो इसी को मिला के ये बनता है आपका सूर्योदय। क्या बनता है? सूर्योदय। अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 7वें नंबर का है। कौन सा शब्द भिन्न है? क्या दिया है? कौन सा शब्द भिन्न है? तो बताइए इन चारों में से कौन सा शब्द जो है भिन्न है? श्वेत, चक्र, केसरिया, हरा। तो देखिए आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको श्वेत भी उसमें रंग भरा हुआ मिल जाएगा, केसरिया भी रंग भरा हुआ, हरा भी रंग भरा हुआ, लेकिन जो चक्र होता है वो चक्र बनाया जाता है। तो चक्र देखिए, जो चक्र बनाया जाता है वही भिन्न हो जाएगा। इसमें चक्र जो होता है वो इन तीनों से भिन्न हो जाएगा, बाकी तीनों कलर है, चक्र जो है अकेला होता है। अब बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की। दिया कि नियमों के अनुसार, क्या दिया? नियमों के अनुसार के लिए एक शब्द होगा। नियमों के अनुसार के लिए एक शब्द होगा। आप भी जानते हैं कोई चीज़ नियम के अनुसार चलती है तो उसको नियमानुसार कहते हैं। तो उस नियमानुसार में आपसे यहाँ पे देखिए छोटा उ मात्रा दिया है, यहाँ बड़ा उ मात्रा दिया है, यहाँ नियम अनुसार लिखा है और यहाँ नियम अनुसार लिखा है। तो क्या हो जाएगा? आप देखिए जब भी नियम के अनुसार को आप मिला के पढ़ेंगे तो हो जाएगा नियमानुसार, यानी कि वहाँ छोटा उ का मात्रा जो है हमेशा प्रयोग में आएगा, ये नियमानुसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियमानुसार। इस तरह ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि राष्ट्रीय में प्रयुक्त प्रत्यय है। राष्ट्रीय में प्रयुक्त प्रत्यय है तो क्या हो जाएगा? ज़रा आप सभी इसका उत्तर करिएगा। राष्ट्र प्लस ईय क्या होता है? देखिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए राष्ट्र, ये हो गया आपका राष्ट्र और प्लस हो गया आपका ईय। अब देखिए कहीं ई आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आपको कहीं दिख रहा है तो उसको टिक करिए और अपना क्वेश्चन आगे बढ़िए और स्किप करिए। देखिए सी वाला ऑप्शन में ई आपको दिख रहा होगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो हमारा है वो काव्यांश है। क्या है? काव्यांश है। निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है। क्या निर्देश दिया हुआ है? निर्देश 10 से 15 है कि पढ़कर सही प्रश्न उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि कुछ भी बन, थोड़ा सा ये चीज़ें जो है यहाँ पे पूरी नहीं हो पाई हैं। यहाँ पे कुछ लिखना मैं भूल गया। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठीक है। ठोकर मार पटक मत माथा, ठोकर मार। यहाँ देखिए ये थोड़ी सी लाइन इसमें थोड़ी सही है, इसको कर लीजिए, आप इसको सही कर लीजिए, एडिट करने में दिक्कत होगी। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, यहाँ तक आपको ये करना है। बाकी ठोकर मार पटक मत माथा, थेरी राह रोकते पाहन, थेरी राह रोकते पाहन, ले देकर जीवन क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीनों कुछ न करेगा, किया करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो इसमें जो इसका जो सारांश है वो इस सारांश जो है समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं हमें इस बात का इससे जिक्र मिलता है कि आपको आत्मविश्वास जो है वो अपने अंदर भरना है और जो भय है उसको अपने अंदर नहीं लेकर चलना है, आपको कायर नहीं बनना है। यानी कि देखिए कहा है कि अर्पण कर सर्वस्व मनुज को यानी कि मनुष्य को आप अर्पण कर सकते हैं लेकिन दुष्ट को आप आत्मसमर्पण नहीं कर सकते हैं।
तो कुछ ऐसे ही आपके काव्यांश आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे 10वें नंबर के रूप में। दिया है, कवि ने पाहन को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया है? तो खुशियाँ भरने के, दुख देने के, बाधा न डालने के, या मार्ग अवरुद्ध करने के। तो मैं बता दूं, मार्ग अवरुद्ध करने के दिया था कि कवि ने पाहन को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया है? तो पाहन जो है वो मार्ग अवरुद्ध करने के संदर्भ में इसने प्रयुक्त किया है कवि ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 11वें नंबर का। क्या दिया है 11वें नंबर का प्रश्न? कवि के अनुसार क्या नहीं बनना चाहिए? तो परिश्रमी, कायर, साहसी या कोमल। तो क्या नहीं बनना चाहिए? आपको कायर नहीं बनना चाहिए। इसी बात का संदेश जो है इस काव्यांश में कवि द्वारा दिया गया है, कहा गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि किसके सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए? तो अभी आप पढ़े हैं, मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ज़रा कि कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण, कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण। तो ये दुष्ट के सामने आपको आत्मसमर्पण नहीं करना है। तो देखिए ज़रा, ए वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे, ए दुष्ट के सामने आपको आत्मसमर्पण नहीं करना है। 15वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 15वें क्वेश्चन कर रहा हूँ, 13वें क्वेश्चन की। तो 13वां क्वेश्चन क्या दिया है कि समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, यह भाव किस पंक्ति में आया है? समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, यह भाव किस पंक्ति में आया है? तो ए है, अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को, कुछ भी बन कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कुछ न करेगा किया करेगा। तो देखिए ज़रा, आप सी वाला ऑप्शन को पढ़िए, आपको चीज़ें समझ में आएगी। ले देकर जीना भी क्या जीना, यानी कि किसी भी शर्त के तहत जीना कोई मतलब तो है नहीं। जैसे आप अगर समझौता कर लेते हैं किसी चीज़ को लेके, तो वहाँ कोई जीने का अर्थ नहीं है। ऐसा इस कवि द्वारा इस लाइन में कहा गया है, और इसी लाइन को आपके प्रश्न को सही उत्तर माना गया है, और ये सही है भी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वें नंबर का प्रश्न है, दिया है, क्या दिया है कि मानवता ने तुझको सींचा, पंक्ति का आशय है। मानवता ने तुझको सींचा, पंक्ति का आशय है। क्या आशय है? कि मानवीय गुणों का पोषण, मानवीय गुणों का पोषण, मानवता का अभाव, मानव द्वारा सिंचाई करना, या डी मानवता में विश्वास। तो आप सभी इसका आंसर करिए। ये आप पूर्व में किए हुए ऐसे प्रश्न हैं, तो उम्मीद है आप कर ले जाएंगे। ये मानवीय गुणों का पोषण की बात कर रहा है। तो मानव ने तुझको सींचा, तो जो मानवीय गुण है वो आपको, जो मानव गुणों का जो पोषण है वो आपको अंदर सींचा गया है। तो कुछ ऐसे इसके अर्थ आ रहे हैं। कहाँ से? मानवीय गुणों का पोषण, यानी कि मानवता ने तुझको सींचा, मानवीय गुणों का जो पोषण है वो आपको प्राप्त हुआ है इस पंक्ति से, यही आशय है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और काव्यांश आधारित ये लास्ट क्वेश्चन है। कातर का अर्थ है, कातर का अर्थ है संकोच, निर्लज, अविश्वास, भयाकुल। तो मैं डायरेक्ट बता दूं, कातर मतलब भयाकुल। क्या होता है? कातर मतलब भयाकुल। जो भयाकुल मोमेंट होता है, जैसे डरावना मोमेंट, उसको आप कातर कहते हैं। तो एक इसका अर्थ होता है कातर का भयाकुल। तो इस तरह ये क्लास और ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। और ज़रूर कमेंट करिए क्या ये क्लास कैसा लगा है। ये रिवीजन की क्लास है, ये हिंदी की रिवीजन क्लास है। हम जल्द से जल्द जो है अपने हिंदी के सारे जो क्लासेस हुए हैं उसको रिवाइज़ कर लेंगे, और मैथ की क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। कुछ क्लास CBS की भी जुड़ने वाली है आपके इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपने समय जो है अपने वो स्टडी देते रहिए। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।